10th क्लास। आज हम आपके पोल साइंस बुक का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को डिफ़ाइन करने से पहले हम प्रीवियस चैप्टर अपना जो पावर शेयरिंग हमने पढ़ा था, जो 2 स्टोरीज़ हमने बेल्जियम श्रीलंका की पढ़ी थी, मैं एक बार फिर वहाँ पर आपको ले जाना चाहूँगी। आपको पता है बेटा कि जो है बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज हुआ था। वहाँ पे ये हुआ था कि वॉज टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर को रिड्यूस किया गया था, डचों की कम करके वो पावर दे दी गई थी रीजनल गवर्नमेंट, यानी जो वहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले माइनॉरिटीज़ थे और कुछ 1% बोलने वाले जर्मन बोलने वाले लोग थे, उनको वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर उनको भी वो पावर दे दी गई थी। रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन बेल्जियम अर्लियर। रीजनल गवर्नमेंट बेटा आपको बताती हूँ 1993 में वहाँ पर अमेंडमेंट हुए थे, उससे पहले भी थी गवर्नमेंट तो थी वहाँ पर रीजनल, लेकिन बेटा उनके पास उनके अपने रोल्स और पावर भी होते थे। लेकिन जो वो ऑल पावर्स वर गिवन टू दिस गवर्नमेंट एंड कुड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पावर देती थी और कभी भी विड्रॉन और कभी भी उनसे वो पावर ले सकती थी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 1993 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर ज़्यादा पावरफुल थे जो डचों की थी, और जो रीजनल गवर्नमेंट थी उनके पास जो पावर थी वो देती थी। लेकिन 1993 के बाद सिचुएशन चेंज हो गई बेटा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर लेकर इनको दे दी गई और वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे वो पावर नहीं छीन सकती थी। यानी इक्वल फ्रीडम दे दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और रीजनल गवर्नमेंट को भी, डचों को भी और फ्रेंच को भी, जिससे वहाँ का जो डिस्प्यूट जो टेंशन था वो थोड़ा कम हुआ था। तो बेटा बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी, यानी बेल्जियम यूनिटरी गवर्नमेंट थी वहाँ पर। पहले सेंट्रल डचों की गवर्नमेंट थी जो थी एक ही तरह की सरकार थी, और जो रीजनल गवर्नमेंट नाम की थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। वहाँ पे जो यूनिटरी गवर्नमेंट थी वो फेडरल गवर्नमेंट में चेंज हो चुकी थी। यूनिटरी होती है बेटा एकात्मक सरकार, और फेडरल को हम बोलते हैं संघीय सरकार, संघीय शासन व्यवस्था। श्रीलंका में भी बेटा जो है यूनिटरी, लेकिन वहाँ पर आज भी यूनिटरी ही सिस्टम है, जहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट है वो हैज़ ऑल द पावर्स। वहाँ पे तो आपने देखा कि तमिलों ने कितना स्ट्रगल भी किया उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट तमिलों की थी, उनको कोई भी ऐसे राइट नहीं दिए गए, ना कोई पावर दी गई। सारी पावर आज भी वहाँ पर जो है सीलियों के पास है, नेशनल गवर्नमेंट वही है, हैज़ ऑल द पावर्स। तो वहाँ पर फेडरल सिस्टम नहीं बना, और लेकिन तमिल लीडर्स की डिमांड है, वो चाहते हैं कि वहाँ पर भी फेडरल सिस्टम आए, उन्हें भी थोड़ी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट दे। तो बेटा अब थोड़ा मैं आपको डेफिनेशन की ओर ले जाना चाहूँगी। फेडरलिज्म होता क्या बेटा? इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। इसमें जो पावर होती है बेटा, देश की जो शक्तियाँ होती है, वो सेंट्रल अथॉरिटी केंद्रीय शासन के पास भी होती है, उसके वेरी कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स, हमारे देश में बहुत सारी अनुषंगिक संवैधानिक इकाइयाँ होती हैं, जैसे स्टेट्स है, रीजनल गवर्नमेंट होती है, और कम्युनिटी भी होती हैं, बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट है, उनको वो पावर देना। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर अपनी यूनिट्स में बांट देती है, ठीक है। इसमें 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट या मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है बेटा फेडरलिज्म में। सिर्फ एक सरकार नहीं होती, इसमें 2 या मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारे इंडिया में बेटा 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट की बात हम करते हैं। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो एंटायर कंट्रीज़ को होल्ड करती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट को रूल करती है, एक होती है लोकल गवर्नमेंट। जैसे बेल्जियम में लोकल गवर्नमेंट को कम्युनिटी गवर्नमेंट, हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट है। जैसे गांव में ग्राम पंचायत रूल करती है, जिला में जिला, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये होता है फेडरलिज्म। इसमें जो क्या होता है बेटा, ये जो 1 इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। बहुत दोनों में डिफरेंसेस आ जाए बेटा, यूनिटरी और फेडरल आप आराम से कर लोगे। यूनिटरी में 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, और फेडरलिज्म में मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, और दिस लेवल गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। इसमें जो सभी गवर्नमेंट अपनी पावर को इंडिपेंडेंट होकर इंजॉय करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर मिलती है, वो अपनी पावर को फुल्ली इंजॉय करती है, लोकल गवर्नमेंट भी अपनी पावर को इंजॉय करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। बेटा फेडरेशंस आर कंस्ट्रक्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। अंडर द यूनिटरी सिस्टम देयर इज़ ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंसेस आ गया बेटा, मैंने बताया था यूनिटरी सिस्टम में सिर्फ 1 लेवल गवर्नमेंट होती है, और जो सब यूनिट्स होती हैं वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट उसके अधीन होकर काम करती हैं, उसके अंडर होकर काम करती हैं, उनको अलग से पावर नहीं मिलती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू प्रोविजनल और लोकल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनके पास ऑर्डर भेजती है। लेकिन फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, कुछ भी करने के लिए जो उनको ऑर्डर नहीं दे सकती। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर, उसकी खुद की पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट की, वो आंसरेबल भी नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट को।
तो अब हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है आपका कि मैंने फेडरलिज्म तो आपको बता दिया, अब उसके अकॉर्डिंग बताते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं, इससे विशेषताएं क्या है बेटा फेडरलिज्म। फर्स्ट तो यही हो जाएगा मोर देन टू या मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें एक या दो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है बेटा, गवर्न्स द सेम सिटीजन, अपने अपने लोगों पर रूल करती है। जो उनका जुरिडिक्शन होता है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग बनेगी जुरिडिक्शंस, अधिकार क्षेत्र बोलते हैं। जैसे पंजाब गवर्नमेंट है, वो पंजाब के लोगों पर जुरिडिक्शन होता है उसका, उन्हीं पर वो जो है स्पेसिफिक मैटर्स पर लेजिस्लेशन ले सकती है, टैक्सेशन कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन उन पर कर लगा सकती है। ऐसे ही पंजाब गवर्नमेंट पंजाब पर, हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा पर, और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र पर, सबका अपना अपना जुरिडिक्शन होता है बेटा। और जो जुरिडिक्शन होता है बेटा वो रिस्पेक्ट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर कॉन्स्टिट्यूशन में उसको स्पेसिफाइड किया गया, संविधान में वर्णन किया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्बली इनको दिया गया है, पर्टिकुलर संविधान में सब कुछ लिखा गया है। तो जो एक्सिस्टेंस अथॉरिटी ऑफ एच टायर्स गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली से गारंटीड, हमारे संविधान में उनको गारंटी भी दी गई है। ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे पावर ले सकती है, ऐसा नहीं है, संविधान के द्वारा उनको ये पावर दी गई है। नेक्स्ट है बेटा, जो कोई भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल प्रोविज़न है, उस वैधानिक प्रावधान में कोई भी चेंज करना है तो केवल वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बड़े चेंजेस करना चाहती है तो ऐसा नहीं होगा, तो उसके साथ साथ दोनों ही गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बिना जो है कोई भी बड़ा फंडामेंटल प्रोविज़न जो है उसमें संविधान में कोई भी चेंज नहीं हो सकता, कि वन लेवल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, जो BLJ में भी हमने पढ़ा था। कोर्ट, रोल ऑफ कोर्ट बेटा, कोर्ट की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है इसमें। वो क्या करती है बेटा, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है, कितनी लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। कई बार उन पावर को लेकर डिस्प्यूट हो जाए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच, तो इस केस में बेटा जो कोर्ट है वो इसमें रोल प्ले करता है, ये डिस्प्यूट को रिसोल्व करता है, दूर करता है। तो नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। हर लेवल गवर्नमेंट के अपने अपने सोर्सेज और रेवेन्यू होते हैं बेटा, जैसे कि अपने अपने इलाके में जो कर लगाना, लोगों से टैक्स वसूल करना, ठीक है, उनका अपना अपना जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा फेडरल सिस्टम के 12 ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम के दोहरे उद्देश्य होते हैं। एक तो बेटा जो है ये यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट है उसको सेफगार्ड और प्रमोट करती है, देश की एकता को बचाए रखती है। दूसरा जो है अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, विविधता का सम्मान करती है देश की, क्योंकि सभी को अपनी अपनी गवर्नमेंट दे दी गई है। तो जो है इसमें गवर्नमेंट डिफरेंट शुड एग्री टू सम रूल्स, ये तभी पॉसिबल है जो डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट है उनको जो पावर दी गई है, पावर शेयरिंग उनमें की गई, उनके एग्री होते हैं वो लोग, उनमें आपस में सहमति भी होती है उसको लेकर, एक दूसरे पर वो ट्रस्ट एंड ईच वुड अबाइड, और एक दूसरे पर ट्रस्ट भी करते हैं, तब ये फेडरल सिस्टम जो प्रॉपर वे में काम कर सकती है। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी जो बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है वो दो तरीके से होता है। एक तो बेटा क्या होता है, द फर्स्ट होता है रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर, इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर, साथ लेकर चलने के लिए। इसमें दो स्वतंत्र देश होते हैं, उनको मिलाकर जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन बनाया जाता है, और उसमें क्या होता है कि इनकी अपनी अपनी सिक्योरिटी होती है, अपनी अपनी आइडेंटिफाई होती है, अलग अलग पहचान होती है, जैसे USA में है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, इस तरह की जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरी है बेटा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, साथ लेकर चलने की नीति होती है इसको। इसमें क्या होता है बेटा, डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट, इनकी पावर बांट दी जाती है। इंडिया, स्पेन और बेल्जियम में ऐसा ही जो आपने पढ़ा, इंडिया में मैं बताऊंगी, स्पेन बेल्जियम वहाँ पर बता चुकी हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा मोर पावरफुल होती है स्टेट से, और जो है उसमें पावर तीनों में बांटी जाती है। इंडिया जो है फेडरल कंट्री कैसे बना, आपको बताती हूँ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा इंडिपेंडेंट जब हुआ, पेनफुल ब्लडी पार्टीशंस के बाद भारत को आज़ादी मिली थी, पाकिस्तान के रूप में हमसे बहुत बड़ा हिस्सा अलग हुआ था, काफ़ी खून खराबा हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड यूनियन स्टेट, हमारे संविधान में जो है ये जो प्रिंसली स्टेट थे उनको मिलाकर हमारे देश को यूनियन ऑफ स्टेट बनाया गया था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट था, पहले हमारे संविधान में सिर्फ 2 ही तरह की सरकार थी, सेंट्रल और स्टेट, लेकिन 1993 के बाद बेटा लोकल गवर्नमेंट को ऐड किया गया था, वो मैं आपको आगे डिटेल में बता दूंगी, जिसको आप ग्राम पंचायत और म्यूनसिपलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के रूप में, जिला परिषद के रूप में जानते हो। पहले हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते बेटा, हमारे जो है सेंट्रल स्टेट मैंने बताया था कि उनमें पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है ताकि बैलेंस बना रहे, आपस में झगड़ा ना हो। 3 लिस्ट में डिवाइड की गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स रखे गए वो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं बेटा, जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स, हमारे बैंकिंग है, कम्युनिकेशन, करेंसी, नए नोट छापना, पुराने नोट बंद करना, उससे लेकर ये सारे मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए गए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन पर कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में बेटा जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लोकल, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरीगेशन,
सिंचाई, खेती बाड़ी, व्यापार वाणिज्य, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के अपने स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में हैंडल करेंगी और वहाँ पे कानून बनाने का अधिकार भी स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। कंकरेंट लिस्ट होती है बेटा, इसको समवर्ती सूची बोलते हैं। इसमें वो सब्जेक्ट कॉमन इंटरेस्ट के जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, उत्तराधिकार के नियम, ये जो कानून है ये दोनों को दे दिए गए। ये विषय स्टेट गवर्नमेंट को भी कानून बना सकती है, इस पर सेंट्रल भी बना सकती है। डिस्प्यूट हो जाए तो बेटा यूनियन गवर्नमेंट को ही जो इसमें प्रिवेल दी गई है, प्राथमिकता दी गई है। यूनियन गवर्नमेंट का ही जो इसको केंद्र सरकार का फैसला माना जाएगा। अब बेटा कुछ सब्जेक्ट्स जिनको हम रेजिडुअरी सब्जेक्ट कहते हैं, बाकी बचे हुए विषय, अवशिष्ट विषय, ये वो होते हैं बेटा जो संविधान बनने के बाद, जो लाइक जैसे कि जब संविधान बना उस समय नहीं थे, लेकिन संविधान बनने के बाद कम अप, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, इन पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये बाकी बचे हुए विषय चले गए केंद्र सरकार के पास। अब बेटा बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर की, कि हमारा देश एक तो कहते हैं साथ लेकर चलने की नीति, लेकिन ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर पे हालांकि अब तो ये बेटा ठीक है, आपकी बुक में चेंज नहीं हुआ, लेकिन आर्टिकल 370 अब हटा दिया गया है। लेकिन पहले इसके अकॉर्डिंग क्या था, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट जो है दर्जा दिया गया था। मैनी प्रोविज़न थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इस स्टेट पर अप्लाई नहीं होते थे। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट, कोई भी भारतीय वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट नहीं कर सकता था, ना कोई चीज़ वहाँ पे ज़मीन घर परचेज कर सकता था। तो इस तरह के प्रोविज़न जो है, लेकिन इसलिए कहते हैं कि होल्डिंग टुगेदर के साथ साथ ऐसा कुछ नहीं था। एक चीज़ अलग थी कि वहाँ पर एक स्टेट को अलग दर्जा भी दिया गया था। हमारे यहाँ पे कुछ सम यूनिट्स और है बेटा जिनको इक्वल पावर नहीं दी गई, बहुत लिटिल पावर इनको दी गई है। क्योंकि बेटा रीज़न क्या है, इनको स्टेट गवर्नमेंट की इक्वल पावर क्यों नहीं मिली, क्योंकि विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। किसी भी इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए जो पावर होनी चाहिए वो, एक तो साइज़ में बहुत छोटे हैं, इनको पावर नहीं दी जाती, इनको मर्ज भी नहीं कर सकते थे, किसी स्टेट में मर्ज करना भी बहुत मुश्किल था। तो क्या किया, इनको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। जैसे चंडीगढ़, हमारी लक्षद्वीप, हमारी कैपिटल दिल्ली, इनको यूनियन टेरिटरी। इसमें क्या बेटा, डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट, स्टेट के पास अपने पास सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर रूल करती है, उनको स्पेशल पावर मिली है रनिंग दिस एरिया। तो यूनियन टेरिटरी जो स्मॉल साइज़ की वजह से बेटा इनको अलग से स्टेट भी नहीं बनाया जा सकता था, किसी स्टेट में मर्ज भी नहीं कर सकते थे, तो इनको अलग से केंद्र शासित प्रदेश। तो जो शेयरिंग ऑफ पावर हुई है बेटा यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर बेसिस है। ये इजी नहीं है, कोई भी चेंज करना है पावर शेयरिंग, जैसे इन लिस्टों में कोई चेंज करना है, करंट लिस्ट का टॉपिक स्टेट में डालना है, स्टेट का कंकरेंट में डालना है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई टॉपिक स्टेट को देना है, स्टेट की पावर्स को, तो इतना आसान काम नहीं है। द पार्लियामेंट जो है वही चेंज कर सकती है, संसद, और इट्स ऑन, वो उसके लिए प्रोसेस रखा गया है कि वो पहले तो बहुत हाउस, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस को 2/3 मेजोरिटी के साथ उस चेंज बिल को पास करेंगे। फिर उसको जो बेटा लेजिस्लेचर ऑफ कम से कम आधे राज्यों की लेजिस्लेचर जब उसको पास कर देगी, तब कोई भी इन पावर को लेकर चेंज हो सकता है। जुडिशरी का रोल मैं बता चुकी, पीछे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, क्योंकि बेटा तो मेन प्रॉब्लम आती है कंकरेंट लिस्ट पर, उनमें तो बांट दिया, इसमें दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती है। तो कई बार इस टॉपिक को लेकर, इस कंकरेंट लिस्ट पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। कई बार यूनियन गवर्नमेंट बिल पास कर देती है, स्टेट मना कर देती है, स्टेट कर देती है तो यूनियन। तो जो इस तरह के डिस्प्यूट है बेटा वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ही उनको जो है सोल्व करती है। और इस प्रकार देखते हैं कि फेडरल में रोल ऑफ कोर्ट। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस काम करती है बेटा, आपको बता देती हूँ कि जो केवल ये डिपेंड करता है इंडिया में, इसलिए पॉसिबल हो पाई है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ही इसके पीछे रोल नहीं है कि संविधान में लिखा गया है तब इसको फॉलो किया जा रहा है, नहीं बेटा। इसके पीछे जो मेन रीज़न है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, हमारे देश में लोकतंत्र है बेटा। तो लोकतंत्र में तो आपको पता ही है बेटा, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म की भावना देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटीज़ की भी रिस्पेक्ट की जाती है, साथ में रहने की भी लोगों की इच्छा होती है। तो लोकतंत्र की वजह से फेडरल है। लेकिन कैसे काम करें बताते हैं, तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बेटा, हमारा जो लिंग्विस्टिक स्टेट है वो डेमोक्रेटिक जो कंट्री की फर्स्ट और मेजर टेस्ट रहा है ये, क्योंकि 1947 में आप जो मैप देखोगे उसमें वो स्टेट नहीं है जो आप आजकल देखते हो। 29 स्टेट देखो, ये अलग से है। यूपी को जो पहले यूनाइटेड प्रोविजंस कहा जाता था, गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक ही होते थे बेटा, हैदराबाद से लेकर तमिलनाडु पूरा एक होता था, एमपी है ये सारा, उड़ीसा है असम। लेकिन आज आप देखते हो कि बाउंड्रीज डिफरेंट है, आज का मैप ही है। तो आज हमारे बहुत सारे स्टेट फॉर्म्ड हो चुके हैं, कुछ लिंग्विस्टिक बेस पर, कुछ कल्चरल बेस पर, और कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स पर। तो आपको पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज, ये डिसाइड किया गया कि जो लोग एक सेम लैंग्वेज को बोलते हैं उनको सेम स्टेट में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन जो स्टेट बने थे बेटा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कुछ जो है डिफरेंट कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी बेस्ड पर भी बनाए गए थे। जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे स्टेट भी अलग अलग किए गए।
जब डिमांड जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की बेटा लैंग्वेज पर जो रेज होने लगी, उठने लगी, तो हमारे कुछ नेशनल लीडर को डर था इस बात का कि इट वुड लीड टू द डिस्टिंगेशंस ऑफ द कंट्री, इससे देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा, देश की यूनिटी खत्म हो जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम उसको रोक दिया गया, बट द जो है बेटा फॉर्मेशनल स्टेट वो मांग बढ़ती चली गई। तो जो है लैंग्वेज पॉलिसी उसके लिए हमारे देश में जो है आपको बताती हूँ लैंग्वेज पॉलिसी क्या है बेटा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, नेशनल लैंग्वेज हमारे किसी वन लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी वॉज आइडेंटिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज तो बना दिया गया पर नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है और 40% इंडियन जो इसको बोलते भी हैं। हमारे बेटा हिंदी को के साथ मिलाकर 22 जो लैंग्वेज है उसको शेड्यूल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, यानी संविधान में दर्ज किया गया है। आप देखते हो हमारे जब संविधान 396 आर्टिकल थे तो 343 से लेकर 351 हमारा इसी नेशनल पॉलिसी को लेकर ही है, लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर ही है बेटा। और आपको बताती हूँ जो अगर कोई भी कैंडिडेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन देना चाहते हैं तो 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा चूज़ कर सकता है, उसको उन 22 भाषाओं में अपना एग्ज़ाम मिल जाएगा। तो बेटा श्रीलंका की तरह हमारे लीडर्स ने जो फैसला नहीं, श्रीलंका ने तो क्या किया, शीला थोप दी थी तमिलों के ऊपर, लेकिन हमारे लीडर ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने क्या किया बेटा, हिंदी के प्रति एक अलग नज़रिया अपनाया। उन्होंने कहा कि हिंदी जो है ज़रूरी थी, इंग्लिश को एकदम से नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने एक फैसला किया 1965 तक संविधान लागू 50 में हुआ था, तो 15 साल तक अंग्रेजी रहेगी और टाइम दिया 15 साल का, उसके बाद जो है हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज बन जाएगी। लेकिन लगातार बेटा जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांड, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट उन्होंने डिमांड रखी यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू, इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाए। अगर आप इंग्लिश को हटा दोगे तो साउथ जो है वायलेंस, तमिलनाडु में इसके लेकर वायलेंस भी हुआ बेटा, खून खराबा भी हुआ, दंगे। तो सरकार एग्री हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है कंटिन्यू इंग्लिश, क्योंकि जरूरी था देश की शांति बनाए रखने के लिए। श्रीलंका जैसा फैसला नहीं हुआ, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन टालने के लिए ज़रूरी था कि जो साउथ की भी जो नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग थे उनकी रिस्पेक्ट करते हुए इंग्लिश को कंटिन्यू रखा गया। तो आप देखते हो ये लैंग्वेज पॉलिसी थी हमारी। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स अब अपनी कंट्री को उन्होंने अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन श्रीलंका, तो श्रीलंका जैसी सिचुएशन से उन्होंने हमारे देश को बचा लिया। सेंट्रल स्टेट रिलेशन बताती बेटा, अगर पहले की बात 1990 तो चेयरपर्सन, लेकिन 1990 से पहले क्या होता था बेटा, ये लॉन्ग टाइम तक एक सेम पार्टी हमारे जो पूरे नेशनल सेंटर पर देश पर रूल करती रही है, स्टेट गवर्नमेंट उसके अंडर। तो उसमें जो रूलिंग पार्टी है वो स्टेट लेवल पर डिफरेंट होती थी, और कई बार स्टेट में किसी और पार्टी गवर्नमेंट होती थी और सेंट्रल लेवल पे किसी और। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल क्या होती थी बेटा, कोई ना कोई बहाना बनाकर स्टेट गवर्नमेंट को जो है डिसमिस कर देती थी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट मनमानी कर सकती थी, मिसयूज़ करती थी अपनी पावर का। लेकिन 1990 के बाद क्या बेटा, द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज़, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियाँ बना। अब तो देखते हो अब 750 कुछ हमारे देश में पार्टियाँ बन चुकी हैं, जिसमें रीजनल ज़्यादा है और नेशनल तो केवल 7 ही है। तो कोलेशनल गवर्नमेंट का फॉर्मूला है बेटा कि किसी भी जो सिंस नो सिंगल पार्टी गोट ए मेजोरिटी, जब किसी को लोकसभा में एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी के साथ, जैसे लोकसभा महाराष्ट्र में बनी है ना, शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई है बीजेपी कांग्रेस ने, तो ऐसे ही हरियाणा में भी बनी है, आप देख ही रहे हो कांग्रेस और बीजेपी की मिलकर सरकार बनी है। हरियाणा में भी जो बीजेपी और जो है जेजेपी पार्टी मिलकर बनी है, तो उसमें क्षेत्रीय पार्टियों ने नेशनल पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने का काम शुरू कर दिया है। अब वो मनमानी नहीं कर सकती। एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मनमानी करते हुए, मिसयूज़ करते हुए रीजनल पार्टीज जो है रीजनल स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती। तो अब सिचुएशन चेंज हो गई, सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। पहले अच्छे नहीं थे, सेंट्रल गवर्नमेंट मनमानी करती थी, लेकिन आज नहीं कर सकती। तो सेंट्रल स्टेट भी इंप्रूव हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें मेन रोल प्ले कर रहा है। अब बात करते हैं बेटा हम अपनी डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सत्ता का विकेंद्रीकरण बोलते हैं बेटा को। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन तो हुआ था, अब डिसेंट्रलाइजेशन होता है बेटा, क्योंकि हमारा जो इंडिया मतलब एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो ऐड हुई थी, थर्ड टाइप लोकल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, क्यों जरूरत पड़ी बेटा, वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी, जो हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, विविधताओं वाला देश है, उसमें केवल एक गवर्नमेंट जो है कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दिस 2 टायर्स, 2 टायर से ये काम अच्छे से नहीं चलता। तो स्टेट इंडिया आपको कितना बड़ा है बताती हूँ, ये जो हमारे जो स्टेट हैं यूरोप कंट्रीज से भी बड़े हैं, जैसे यूपी है हमारा बिगर देन रशिया और महाराष्ट्र इज बिगर देन जर्मनी। तो देखो बेटा हम यूरोप का एक देश, हमारे स्टेट इक्वल पड़ रहे हैं, बल्कि स्टेट बड़े हैं हमारे उनसे। तो इंटरनली डाइवर्सिटीज भी पाई जाती है बेटा। तो पावर शेयरिंग की जो है नीड फील हुई, फेडरल पावर शेयरिंग इज नीडेड अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट, जिससे लगा एक टायर ऑफ गवर्नमेंट और होना चाहिए, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट के पास इतना समय नहीं होता और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इतना समय नहीं होता कि छोटी छोटी प्रॉब्लम लोगों की वो देखें। तो इसके लिए लोकल गवर्नमेंट का होना ज़्यादा जरूरी है। तो व्हेन
तो डिसेंट्रलाइजेशन डेफिनेशन सुनो, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी पावर लेकर जब लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या था बेटा, एक तो लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं जो लोकल लेवल पे होते हैं, तो वो जो उसकी बेटर नॉलेज होती है वो है लोकेलिटीज़ लेवल पे ज़्यादा अच्छी उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो। जैसे ग्राम पंचायत, उसको गांव की प्रॉब्लम का सारा पता है, गलियां पक्की करवानी है, स्कूल बनवाने हैं, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना समय नहीं है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए। तो लोकल लेवल पे ये पॉसिबल भी होता है कि लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें, नेशनल लेवल पे लोग अब संसद की बैठक में, लेकिन गांव पे लेवल पे जिला परिषद की मीटिंग में लोग अटेंड कर सकते हैं। उन्हें ये पता है कि कौन से पैसा कब कितना पैसा कहाँ पर खर्च करना है, ये लोकल लेवल पे ज़्यादा अच्छे से पता होता है। तो बता दें डिसेंट्रलाइजेशन बेटा 1992 में हमारे संविधान में 73 अमेंडमेंट हुआ था, 3rd